फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के अध्याय में हम दो पद्यांश और दो गद्यांशों की व्याख्या पर चर्चा करेंगे। पद्यांश हमने लिए हैं चिर तृषित प्यास और मैं किसकी औरत हूँ, और जो गद्यांश हैं वो हमने लिए हैं अन्य से अनन्या तक और खुदा की वापसी से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं इनके गद्यांश और पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या के विषय में। पहला पद्यांश मैं पढ़ने जा रही हूँ। शंकित हो मत बैठ कुल पर ओ मांझी, तेरी वह पतवार रूप है साहिल का। यह तो सच हर भोर सांध्य संदेश है, रोक सका ना कौन प्रचंड प्रकाश को। आज कल्पना विचर रही हिमालय में, दिख रहा प्रसाद कुटी के छेद से। वैभव मिले सरलता से तो ठीक है, वैभव नहीं मिले तो अरे विभेद से। कितने सावन आए आकर लौट गए, कौन बुझा पाया तृषित की प्यास को। तो दोस्तों, ये जो पंक्तियां मैंने अभी पढ़ी हैं इन्हें हमने लिया है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चिर तृषित प्यास कविता से। अब हम इसकी व्याख्या के विषय में जानते हैं। दोस्तों, जो ये पंक्तियां, इनमें आशावाद कवि जो है वो आशावादी दृष्टि से हमें संदेश दे रहा है कि शंका को अपने मन में नहीं भरना चाहिए और हाथ पर हाथ भरकर रखकर नहीं बैठना चाहिए। वे मांझी के द्वारा हमें संदेश देते हैं कि तू किनारे पर शंका में डूबकर मत बैठ, यानी कि अपने मन में किसी प्रकार की शंका संशय मत कर और ना ही हताश हो। तेरे पास तो यह पतवार है जो कि तुझे अपने साहिल तक, उद्देश्य तक, लक्ष्य तक ले जाएगी। यानी कि यह सच है कि हर सुबह की शाम होती है, लेकिन दोस्तों सुबह के प्रचंड प्रकाश को भी कोई नहीं रोक पाया। यानी कि दुख के बाद सुख आ ही जाता है, या रात के बाद सुबह तो होगी ही होगी। अर्थात चाहे राह में हमें कितनी भी समस्या आए, हमें हारना नहीं चाहिए। तेरे पास कल्पना शक्ति है जिसमें तू दूर तक जा सकता है। तुझे कुटिया के छोटे छोटे से छेद से बड़ा महल दिख रहा है। यानी कि हम कल्पना कर सकते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं और फिर उसके लिए प्रयत्न हमें करना चाहिए। अर्थात थोड़े साधनों से बड़ा लक्ष्य पाना है। यह लक्ष्य आसानी से मिले तो फिर ठीक है, उसे ग्रहण कर लो, लेकिन नहीं मिले तो संघर्ष करो, मेहनत करो, लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचो। कितने ही सावन आकर लौट जाते हैं, लेकिन क्या जरूरी है हर सावन में ही धरती की प्यास बुझे? नहीं दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए प्यास बुझे ना बुझे, संघर्ष रुकना करना है, हमें रुकना नहीं चाहिए, हर हाल में मेहनत करनी ही है। दोस्तों, ये हमने जाना चिर तृषित प्यास कविता के पद्यांश की व्याख्या के विषय में। अब मैं अगला पढ़ रही हूँ पद्यांश। यात्रा लेकिन यहीं समाप्त नहीं हुई है, अभी पार करनी है कई और खाइयां फटकारों की। दुख के एक दो और समुद्र, पठार यातनाओं के अभी और दो चार। जब आखिर आएगी वह औरत, जिसे देख तुम और भी विस्मित हो जाओगी, भयभीत भी शायद। दोस्तों, ये पंक्ति हमने मैं किसकी औरत हूँ कविता से ली है, जिसकी लेखिका है कविता सिंह। अब हम इसकी व्याख्या को जानते हैं। दोस्तों, इसमें कवित्री ने स्त्रियों के भविष्य की चिंता व्यक्त की है। उन्हें लगता है कि स्त्रियां कई कष्ट भोग कर, शोषण सह कर, पुरुष की गुलामी करते करते यहाँ तक पहुंची हैं, लेकिन अभी भी स्त्री की यात्रा समाप्त नहीं हुई है। अभी तो स्त्री को और समस्याओं, शोषण को झेलना है। उसे अभी बहुत सी खाइयों को पार करना है, दुख झेलने हैं। तभी वह पुरुष की, समाज की यातनाएं भी उसे सहनी है। तब कहीं जाकर स्त्री की नई छवि उभर कर आएगी, जिसे देखकर आज की स्त्री भी आश्चर्यचकित हो जाएगी। यानी कि सारे शोषण भोगने के बाद पुरुष प्रधान समाज से परे स्त्री की अपनी छवि उभर कर आएगी। जो स्वतंत्र अस्तित्व छवि उभर कर आएगी वह नई पीढ़ी की पुरुष सत्ता के दबाव से रहित होगी। यानी कि आज के समाज में महिलाएं दिन प्रतिदिन तरक्की कर हर क्षेत्र में पुरुषों से आगे निकलने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अभी और समय है ऐसा जिसमें महिलाएं और आगे बढ़ेंगी और वो पुरुषों की सत्ता से अलग अपनी सत्ता कायम करने में कामयाब होगी।
अब हम अगला गद्यांश पढ़ रहे हैं दोस्तों। मेरे साथ मेरा अकेलापन हमेशा रहा है, पर यह अकेलापन मुझे जीवन का अर्थ भी समझाता रहा है। मैंने अपने आप को बचाया है, अपने मूल्यों को जीवन में संजोया। हाँ, टूटी हूँ, बार बार टूटी हूँ, पर कहीं तो चोट की निशान नहीं। दुनिया के पैरों तले रौंदी गई, पर मैं मिट्टी के लौंदे में परिवर्तित नहीं हो पाई। इस उग्र में भी एक पूरी की पूरी साबुत औरत हूँ, जो जिंदगी को झेल नहीं रही बल्कि हंसते हुए जी रही है, जिसे अपनी उपलब्धियों पर नाज है। दोस्ती का हाथ बढ़ाकर जिसकी गर्म हथेलियां हर किसी को अपने करीब खींच लेती हैं। दोस्तों, ये जो अवतरण है ये अन्या से अनन्या पाठ से लिया गया है और इसकी लेखिका है प्रभा खिलान। इसमें लेखिका बता रही हैं कि किस प्रकार जो औरतें हैं वो अपने आप को अकेला आजकल नहीं मानती, वो हर प्रकार से आगे बढ़ रही हैं। लेखिका कहते हैं कि अब मैं अपने आप को अकेला मानती हूँ, अब मेरे साथ कोई नहीं, केवल मेरा अकेलापन है। लेकिन जो यह अकेलापन है वो भी व्यर्थ नहीं है, यानी कि वो अकेले होते हुए भी अपने आप को अकेला नहीं मानती है। यह भी मुझे कुछ ना कुछ समझाता है। मैंने अपने आप को बचाया है, अपने जीवन को संजोया है। हाँ, समय समय पर मैं परिस्थितियों समस्याओं से बार बार टूटी हूँ। दुनिया ने मुझे रौंदा भी है। अर्थात लेखिका कहती हैं कि वो भी कई बार शोषण का शिकार हुई हैं, लेकिन मैंने अपने पर कहीं भी कोई निशान नहीं छोड़े हैं। मैं दूसरे के पांवों के नीचे मिट्टी के लौंदे की भांति मसली नहीं गई हूँ कि जैसे जिस प्रकार महिलाएं शोषण का शिकार हो जाती हैं। लेखिका ने अपने साथ ऐसा नहीं होने दिया, वो इससे निकल गई। मैंने अपनी जिंदगी को हंसते हुए जिया है। मैंने लोगों द्वारा तोड़े जाने पर भी अपने आप को साबुत रखा है। मैंने अपने आप को संभाले रखा है। और लेखिका कहती हैं कि मुझे अपनी उपलब्धियों पर नाज है। आज मैं जिसे चाहूं अपने बल पर अपना मित्र बनाने की ताकत रखती हूँ। ये सब लेखिका ने अपने दम पर अपने बल पर हासिल किया है। अब हम अगला और आखिरी अपना आज का गद्यांश पढ़ रहे हैं। बात सिर्फ हदीस की नहीं, बल्कि ईमानदारी से एक रास्ता चुनने की है। जिंदगी का कोई नजरिया तो होना चाहिए। जब आप उस पर चलते हैं तो भटकन कम होगी और सुकून और इंसाफ भी तयशुदा कानून के मुताबिक आपको मिलेगा। वरना जंगल का कानून आपको मानना पड़ेगा और इंसानी दुखों का कोई अंत नहीं होगा। दोस्तों, ये जो पंक्तियां ये हमने खुदा की वापसी कहानी से ली हैं, जिसकी लेखिका है नासिरा शर्मा। इन पंक्तियों में लेखिका मुस्लिम समाज में स्त्रियों के लिए बने नियमों पर सवाल उठाती हैं और कहती हैं कि केवल स्त्रियां जो हरीश में कहा गया है उसे ही क्यों माने, बल्कि स्त्री सही और ईमानदारी का मार्ग अपने आप क्यों नहीं चुन सकती हैं। जिस मार्ग पर उन्हें चलना है वह स्पष्ट होना चाहिए, ना कि भटकाने वाला होना चाहिए। यदि मार्ग भटकाने वाला होगा तो उस पर वो कैसे चलेंगी। जिंदगी जीने का सबका अपना नजरिया होता है। यदि नहीं है, उस मार्ग पर केवल भटकाव और कष्ट ही मिलेगा। यदि आपका नजरिया साफ नहीं है कि आपको कैसी जिंदगी जीनी है, तो आप भटकते ही रह जाएंगे। यदि नजरिया सही होगा तो आपको सुकून मिलेगा, नहीं तो आपको कष्ट मिलेगा। कानून भी सही रूप से तभी मिलेगा जब आपका उसका सही तरीके से प्रयोग करेंगे। यदि नजरिया खराब है तो कानून भी फिर वो जंगल का जैसे कानून होता है वैसा ही बन जाएगा और आपको सिर्फ और सिर्फ कष्ट ही मिलेगा। इससे दुखों का अंत तो होगा ही नहीं, बल्कि वे बढ़ेंगे ही। तो दोस्तों, ये हमने आज के अध्याय में 4 पद्यांश और गद्यांशों की व्याख्या पर चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्यायों में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, उनको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।